ये पॉलिसी इससे बढ़िया पॉलिसी हो नहीं सकती। यूनिवर्सिटी में अभी 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 29 स्टेट्स के 400 बच्चे विदेश से हैं जो 20 कंट्री से हैं। वो अपने पेट पे पट्टा बांध के बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजते हैं और साल का कितना रुपया खर्च करते हैं? 2 लाख करोड़ रुपया साल का खर्च करते हैं। सो वेलकम बैक टू वन मोर एसआईएन ऑफिशियल पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है सारे यूथ के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ड्राइविंग फोर्स जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने आपका कीमती समय निकाला हम सारे यूथ के लिए। तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हमेशा यूथ के लिए कमिटेड हूँ और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि सर यूथ के लिए बहुत कमिटेड है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी की शुरुआत की यूथ के ऑब्जेक्टिव को रख के ही उन्होंने शुरू किया है और यूथ एम्पावरमेंट को दिमाग में रख के ही उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फिनोमिनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर केवल भारत के स्टूडेंट नहीं बल्कि फॉरेन के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और डिफरेंट स्टेट्स की डाइवर्सिटी आप इस यूनिवर्सिटी में देखेंगे। तो सर आपका क्या विजन था इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने का? क्या वो आपको जैसे कहते हैं ना एक टीज होती है जिससे हम चीजें शुरू करते हैं, तो वो सर क्या था आपका जिससे आपने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी? सर यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई। उससे पहले तो मैं यहाँ पे यहीं का रहने वाला हूँ, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, बांसी गांव से हूँ। मैं पहली से 8वीं तक अपने गांव में पढ़ा। उसके बाद 9th में मैं चित्तौड़ में पढ़ा, फिर 10वीं 11वीं में उदयपुर पढ़ा, फिर मैंने चित्तौड़ से ग्रेजुएशन की और फिर मैं दिल्ली चला गया CA करने। मैंने वहाँ CA किया, CS किया, लॉ किया और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। जब मैं दिल्ली गया तो मैंने ये पाया कि हम जिस वातावरण से आते हैं और दिल्ली का वातावरण बिल्कुल डिफरेंट था। हम बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छे थे लेकिन अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती थी और उसके नहीं आने की वजह से न तो हमें लिखना आता था न हमें बोलना आता था। उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। पहले 2 साल हमें बहुत संकट में गुजारे। धीरे धीरे बड़ी कड़ी मेहनत करके अंग्रेजी सीखी और फिर वहाँ के जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चे जो हमारे साथ CA करते थे उनके बराबर तो नहीं आ पाए लेकिन उनसे कम भी नहीं रहे। हमारी मैथमेटिक्स अच्छी थी, हमारा मेहनत करने का जज्बा ज़्यादा था, उस वजह से हम थोड़े दिनों बाद उनसे आगे हो गए। लेकिन उन्हीं दिनों दिमाग में आया कि जब हम थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे अपने प्रोफेशन से तो एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने गांव में जाके बनाएंगे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये समस्या जो हमने फेस की वो उनको नहीं करनी पड़े। तो इसीलिए सबसे पहले जब मैंने 10 साल प्रोफेशन किया, आज भी हूँ प्रोफेशन में, मेरी रोजी रोटी तो उस प्रोफेशन से ही चलती है, CA प्रोफेशन से। लेकिन CA के 10 साल के बाद हमने ये महसूस किया कि जो हम CA का काम कर रहे हैं वो तो हमारा प्रोफेशन है, हम करेंगे ही, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट समाज को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक मन में इच्छा थी, क्योंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं और ग्रेजुएशन तक हमने संघ का खूब काम किया, तो हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की भावना और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जिंदा था। तो हमने सोचा कि चलो क्या किया जाए, तो हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई। गाजियाबाद में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू करी और उसके बाद धीरे धीरे गाजियाबाद वाली इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई। वहाँ 3,000 बच्चे पढ़ते हैं गाजियाबाद में। वो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, दिल्ली सीमा से वो 7 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद हमने चित्तौड़ में एक गर्ल्स कॉलेज बनाया जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। 1,000 लड़कियां वहाँ पढ़ती है और वह 2003 में हमने बनाया था। 2003 में ये पहला कॉलेज था पूरे राजस्थान में जिसमें गर्ल्स को अपने ग्रेजुएशन के कोर्स के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्स हमने कंपलसरी किया था, जिससे कि बच्ची के हाथ में एक हुनर हम दे दें। उसको वो BCA करे, BBA करे, BCom करे, BSc बायोटेक करे, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से एफिलेट कराया, BSc नर्सिंग करे, GNM करे, BSc आयुर्वेद करे, ये सब कोर्स हम लाए। लेकिन साथ के साथ हमने
NCVT से और जोधपुर टेक्निकल बोर्ड से हमने अप्रूव करवाए कुछ कोर्सेज जो कि लड़कियों के लिए होते हैं, और 1 साल का डिप्लोमा हमने किया, जिससे कि बच्ची, क्योंकि हमें पता था कि ये बच्चियां कहीं बहुत नौकरी करने वाली नहीं है, गांव की नौकरियां, गांव की बच्चियां हैं, ये तो पढ़ते पढ़ते ही इनकी शादी हो जाएगी, तो ये अपने घर में ही कुछ करने काबिल बन जाए। इसके लिए हमने एक वोकेशनल कोर्स उनके हाथ में दिया, और वो अपने घर में आत्मनिर्भर हो गई, अपने घर में ही उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए और वो अपना पैसा खुद कमाने लगी। ये हमारा जो सक्सेस हुआ, उसके बाद 2008 में हमने यूनिवर्सिटी बनाई। जब हमने पहला गाजियाबाद में कॉलेज बनाया तो हमने ये तय किया कि ये कॉलेज क्यों बनाया। सवाल आता है कि क्यों कॉलेज बनाया। आप और सामाजिक कार्य और भी बहुत सारे हैं आजकल तो जो कर सकते थे, लेकिन हमने ये पाया कि अगर समाज में सही माने में समाज को कंट्रीब्यूट करना है तो आपको युवा लोगों को शिक्षित करना है, संस्कारित करना है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, उनको देशभक्त बनाना है और समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ साथ उनको आज के ज़माने की शिक्षा देनी है। अगर हम इस मकसद में कामयाब होते हैं तो ये समाज की सबसे बड़ी सेवा है कि आने वाली पीढ़ी को आप सुशिक्षित कर रहे हो, सुसंस्कारित कर रहे हो, रोजगार के साथ जोड़ रहे हो। बिल्कुल। अब सवाल यह आया कि किस तरीके के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हमने ये तय किया, डेलिबरेटली ये तय किया कि हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, और वो वाले बच्चे जो 90% नहीं है लेकिन 60% है, 60% मार्क्स लाते हैं बिना ट्यूशन के, 60 से 85-90 तक लाते हैं बिना ट्यूशन के, उनके लिए सरकारी कोई कॉलेज नहीं है। 90% से ऊपर के लिए तो सरकार में सब जगह सुविधा है, और पैसे वालों के लिए सब जगह सुविधा है, या तो देश में है नहीं तो विदेश चले जाएंगे। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के परिवार के बच्चे हैं और उससे भी नीचे लोअर मिडिल क्लास है और गरीब क्लास है, उनके बच्चे जो बिना ट्यूशन के 60% लाते हैं, 65 लाते हैं, 70 लाते हैं, 75 लाते हैं, 85 लाते हैं, उनके लिए कहीं सुविधा नहीं है। उनके लिए हमें कॉलेज बनाना है और इसलिए हमें अपनी फीस को मॉडरेट रखना है, बहुत कम फीस रखनी है। इस उद्देश्य के साथ हमने ये किया। हमने 2 मुख्य उद्देश्य रखे कि भी गरीब बच्चों को पढ़ाना है, गांव के बच्चों को पढ़ाना है और उनको शहर के बच्चों के मुकाबले शिक्षा देनी है। ये हमने शुरू किया। तो ये यूनिवर्सिटी जो बनी, वो यूनिवर्सिटी एकदम यूनिवर्सिटी नहीं बनी। पहले एक कॉलेज बना गाजियाबाद में, दूसरा कॉलेज बना गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद 2008 में यूनिवर्सिटी बनी। सर, जैसे आजकल का यूथ है ना, क्योंकि मैं भी खुद उसी एक जेनजी जो कहा जाता है, एक बहुत ही टिपिकल वर्ड बनाया हुआ है, उसमें अलाई करता हूँ। तो हमें हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए आजकल, हर यूथ को हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए कि वो चाहते हैं कि जैसे आज जॉब में जाते ही वो बहुत ही ऊपर वाले स्तर पे बैठ जाएं। तो सर, जब आप क्योंकि आप भी एक स्टार्टिंग में मध्यम वर्ग परिवार से ही बिलोंग करते हैं और मैं ये देखता हूँ कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी में आप ग्राउंड से बहुत जुड़े हुए हैं, तो सर ऐसा कोई अनुभव है आपका जो मतलब पूरे यूथ को मोटिवेट कर सके, जो आगे जाके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण के रूप में आया? तो कहीं ना कहीं सर एक ऐसी चीज होती है ना, चिंगारी जो बचपन में लगती है कि कुछ मेरे को कर गुजरना है या कुछ मेरे को करना है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है सर आपके स्टोरी में या कुछ ऐसा? नहीं, वो निश्चित रूप से सबके होता है। हाँ, देखिए, जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि भाई जो हमारे साथ के बच्चे जो थे उन सब की एक एस्पिरेशन थी कि मैं किसी तरीके से बीएड करके मास्टर बन जाऊं, एसटीसी करके मास्टर बन जाऊं, या बैंक में कहीं कर्मचारी बन जाऊं, और या मैं पटवारी बन जाऊं, या मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं। यही एक आम गांव के लोगों के बच्चों की अपेक्षा होती थी। या फिर वो खेतीबाड़ी का काम कर लेते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में। कुछ ही लोग होते थे जिनकी इच्छा अच्छी। तो हमारे मन में शुरू से ये था कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, हमें थोड़ा विशिष्ट बनना है। तो उसके लिए हम शुरू से अच्छी पढ़ाई करते थे और हर वक्त इस बात को खोजते रहते थे कि कैरियर का बड़ा काम होना चाहिए।
उसके लिए फिर आपको शुरू से आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और फिर आपको धीरे धीरे उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। आपको जब मैं 10th में पढ़ता था तो मेरे दिमाग में आया कि भी मैंने 9th में कॉमर्स लिया था। अच्छा। तो जब कॉमर्स लिया तो हमने ये पता किया भाई कॉमर्स में सबसे बड़ा कोर्स कौन सा होता है। तो हमने कहा कॉमर्स में पता लगा कि कॉमर्स में सबसे बड़ी जो डिग्री है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। तो हमने सोचा कि हम सीए करेंगे। तो सीए करने के लिए जब 10th क्लास का एग्जाम दिया तभी से मन में आ गया कि सीए करनी है। बिल्कुल। तो हम उसके बारे में सोचने लगे। जब हमने 11th की तो 11th में पढ़ाई करी तो उसी दृष्टि से करी कि हम सीए करेंगे। बिल्कुल। तो सीए करने में अंग्रेजी बहुत अच्छी चाहिए तो हमने इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ी। और 11th में मैं आपको बताऊं कि जो गर्मी की छुट्टियां होती है उन छुट्टियों में मैं घर नहीं गया। मैं उन दिनों उदयपुर पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने एक कंपनी में एक सीए चीफ अकाउंटेंट का काम करते थे, वो मेरे बगल में रहते थे। अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इन छुट्टियों के दौरान आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सहर्ष। वो आए और उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू किया। तो मैंने अकाउंटेंसी का काम, प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का काम 11वीं क्लास से ही सीखना शुरू कर दिया था। ओके। क्योंकि मुझे सीए बनना था। तो ये जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तो और आपका कमिटमेंट पक्का होता है तो आप फिर उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। बिल्कुल। तो ये एक चिंगारी थी मन में कुछ करना है तो वो किया। लेकिन सीए होने के बाद ये लगा, जब सीए की 10 साल प्रैक्टिस करी तो ये लगा ठीक है पैसे तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे बन गए, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कि जो वो संघ का एक स्वयंसेवक का जो भाव था, एक राष्ट्रभक्ति का भाव था, समाज के प्रति कुछ करने का जो जज्बा था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर 10 साल के बाद सीए का प्रोफेशन चालू रखते हुए हमने ये सोचा कि कुछ न कुछ हमें करना चाहिए यूथ के लिए। तो हमने ये शिक्षण संस्थान शुरू की। आज आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमारे पास 14,000 बच्चे हैं टोटल। 10,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 3,000 बच्चा गाजियाबाद वाले कॉलेज में पढ़ता है, जो उसका नाम भी मेवाड़ इंस्टीट्यूट है। ओके। ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। और एक हमारा गर्ल्स कॉलेज है, वो मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज है। 1,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। टोटल 14,000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 14,000 बच्चों में से 75% बच्चे SC ST OBC के हैं। ये संभवतया पहला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहां पर इतने बच्चे इस तबके से पढ़ते हैं। 75% बच्चे SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं। और उसमें से इस 75% में से 90% बच्चे गांव से ताल्लुक रखते हैं, गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। तो हमने जो सोचा ही नहीं, उस पर हमने काम किया। फिर उसके बाद हमारा लक्ष्य बना कि रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सर्विंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जब रीचिंग टू अनरीच्ड का मन में आया तो फिर क्या किया कि देश के उन जगह, उन कोने कोने से जहां कोई नहीं जाता है, सुदूर पूर्व एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, के वहां गए, वहां कैरियर काउंसलिंग कैंप किया, वहां से बच्चे लाए और सबसे गरीब घरों से बच्चे लाए, गांव से बच्चे लाए। आपको आश्चर्य होगा सुन के कि मैं अब तक 3,000 कश्मीरी बच्चों को लाकर हम यहाँ पढ़ा चुके। 3,000। और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए, उनसे महापुरुषों की जयंतियां मनवाई, उनसे भारत माता की जय बुलवाई, उनसे ब्लड डोनेशन कैंप करवाया। वो बच्चे जो बिल्कुल गांव से थे और उनको लाए। अभी भी 1,000 बच्चा कश्मीर का यहाँ पर पढ़ रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। 3,500 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, प्लेसमेंट चार्जेस, सारे के सारे हमने बियर किए। उसमें 50% भारत सरकार ने दिया और 50% हमने दिया। बच्चा फ्री पढ़ा। उसका ये फायदा हुआ कि वो बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, उन्होंने हिंदुस्तान देखा, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझा, यहाँ के लोगों से मिले जुले और एक एकात्मता का भाव उनमें आया। उसी तरीके से हम अब तक
लगभग 1000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट के ला चुके हैं। ओके। जिसमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, ये यहाँ के बच्चे वहाँ से बच्चे लाए। उनके मन में भी भारत के प्रति अलगाव का भाव होता है। उस अलगाव के भाव को दूर किया, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए। 25% बच्चों ने दिया, 25% वहाँ की सरकार ने दिया, 50% हमने दिया और वो बच्चे पढ़े। आज वो बहुत अच्छी जगह नौकरियां कर रहे हैं। कश्मीर के बच्चे भी बहुत अच्छे नौकरियां कर रहे हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल और नेपाल का वो एरिया जहाँ नक्सलवाद पैदा होता है, बिल्कुल सर, वहां से हम लगभग 900 बच्चे अभी तक ला चुके हैं। हर साल 200-300 बच्चा लाते हैं और वो उसमें भी 25% उन्होंने दिया। 25% सर वहाँ की सरकारों ने दिया डिफरेंट स्कीम में। हाँ, और 50% हमने दिया और वो बच्चे पढ़े। तो इस तरीके से रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सर्विंग पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमने कहा ही नहीं, उसको हमने पूरा किया। और ये जो मन में जज्बा है, इसी की वजह से ये काम हो रहा है। तो आपने कहा ना कोई चिंगारी, हाँ, पहली चिंगारी थी व्यक्तिगत जीवन के लिए कि कुछ बड़ा करना है, बिल्कुल वो किया। दूसरी चिंगारी थी कि देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो इस तरीके से बच्चों को लाकर उनमें राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा करना, विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां मनाना, रक्तदान शिविर करना, एनएसएस के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करना, विभिन्न लोगों को बाहर से बुलाकर सोसाइटी के लिए, देश के लिए काम आने के लिए लेक्चर्स करवाना और विभिन्न तरह के नाटक करवाना, जिससे कि उनमें एकात्मता का भाव, राष्ट्रभक्ति का भाव, समाज के प्रति संवेदनशीलता का भाव और आज के जमाने की पढ़ाई और आज के जमाने का प्रशिक्षण, ये पूरा होना चाहिए। आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं सभी शिक्षण संस्थाओं को और सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी फीस वगैरह जो आपका सिस्टम है उससे लीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चैरिटी के लिए चला रहे हैं, कुछ लोग नहीं चला रहे हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात को इंश्योर करें कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, अच्छा प्लेसमेंट हो, या वो अच्छे किसी बिजनेस के साथ लगे, उसके साथ साथ उनमें राष्ट्रभक्ति का भाव और समाज के प्रति संवेदनशीलता का भाव जरूर जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाया लिखाया सब बेकार है। बिल्कुल, ये आना बहुत आवश्यक है। उसमें देश के प्रति स्वाभिमान का भाव और देश के प्रति समर्पण का भाव जरूर जरूर आना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चों का। बिल्कुल सर। सर अभी लाइक लास्ट ईयर ही मेरे को मौका मिला था, मैं सांदीपनी मुनि के आश्रम गया था, भगवान कृष्ण का जो आश्रम हुआ करता था, तो वहाँ मैंने पूरी 64 कलाएं देखी। उसके बाद वापस जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया, थैंक यू सो मच फॉर हॉस्पिटैलिटी सर, आपका इतना स्वागत देख के हम खुद, हमारी पूरी टीम शॉक रह गई थी। पहले तो हमने ये चीज़ नोटिस करी सर, आपने हर चीज़ वर्ल्ड क्लास यूज़ करी है, चाहे कुछ भी हो। और जो 64 कलाएं हमने सांदीपनी मुनि के आश्रम में देखी, उनका हमने म्यूजियम देखा यहाँ पर ऊपर आके। व्हेन इट्स कम टू आर्ट, व्हेन इट्स कम टू कल्चर, और क्योंकि मेवाड़ भूमि ही कल्चर की है और ज्ञान की है और एक ब्रेविटी की भूमि है। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, राणा सांगा की बात करें, बहुत जो बड़े बड़े हैं सब मेवाड़ से ही है। और अगर अपन म्यूजिक की भी बात करें तो मीराबाई, वो भी मेवाड़ से ही है। तो मैंने सर आपका म्यूजियम जो विजिट किया, वहाँ मैंने एक चित्तौड़गढ़ का बहुत ही सुंदर सा फोर्ट देखा, और मैंने सारी जो 64 कलाएं हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, और सबसे बड़ी बात आपने मिलिट्री को भी बहुत सम्मान दिया, पूरा एक अलग सा रूम डेडिकेट किया है। तो सर ये जो कल्चर और एजुकेशन, ये सब आपने जो मर्ज किया, क्योंकि ये सब हम पुरानी शताब्दियों में देखते थे जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो ये सब आपने कैसे किया सर, और इसके पीछे क्या था? इसके पीछे बड़ा सिंपल है। देखिए, इसमें हमने 7 म्यूजियम बनाए हैं। बिल्कुल सर। इसमें एक गांधी म्यूजियम है, बिल्कुल, एक टेक्निकल टुडे क्लब है, फिर एक मेवाड़ म्यूजियम है, फिर एक स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम है, एक भारतीय सेना का म्यूजियम है बिल्कुल, और फिर उसके बाद एक डांस का है, एक म्यूजिक का है, एक फिर आगे जाएं तो एस्ट्रोलॉजी का है। ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति से हमको जोड़ती है। जो नौजवान पीढ़ी है, जब तक वो देखेगी नहीं तो समझेगी क्या।
बिल्कुल सही है। जब वो देखेगी तो उनको लगेगा कि हमारी हेरिटेज कितनी महान है, कितनी बड़ी हेरिटेज है हमारी। हम साधारण लोग नहीं हैं। हमने जब शांति की बात की तो हमने महात्मा गांधी पैदा किया। बिल्कुल। जब हमने युद्ध की बात की तो हमने महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी पैदा किए। बिल्कुल। ठीक है ना। हमने जब कला की बात की तो हमने तानसेन पैदा किए। तानसेन के बारे में आप जानते हो? बिल्कुल। जब तानसेन बजाते थे तो दिए अपने आप जल जाते थे। अगर वो राग भैरवी गाते थे और वो राग सावन गाते थे तो बारिश अपने आप आने लगती। तो ऐसे भी हमने वीर, ऐसे भी हमने कलाकार पैदा किए। ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। फिर आज़ादी के बाद जिन लोगों ने हमारे देश की सुरक्षा करी, सीमाओं पे जिन्होंने सुरक्षा करी, उनका भी हमने एक म्यूजियम बनाया। तो ये सब हमारी नौजवान पीढ़ी को सिर्फ पढ़ने में नहीं, देखने में भी आना चाहिए। इसके लिए हमने ये सब म्यूजियम बनाए और ये हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारी हेरिटेज से ये हमारे नौजवान पीढ़ी को जोड़ता है। साथ के साथ हमने टेक्निकल टुडे क्लब भी बनाया। जो टेक्निकल टुडे क्लब है वो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। वो बच्चों को आज की जमाने की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ता है। वो सब प्रोजेक्ट जो उस पे बने हुए वो बच्चों ने बनाए हैं। तो जो बच्चा बनाता है वो तो सीखता ही है, लेकिन जो दूसरे बच्चे देखते हैं वो फिर उससे प्रभावित होकर वो भी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये सब किया। बिल्कुल सर, काफी इनोवेटिव। अभी हमने, आपने देखा होगा तो लास्ट में जाके हमने एक श्रीनाथ जी की एक तस्वीर बनी। बिल्कुल सर, मैंने वो देखी थी। वो पेंटिंग बन रही है जो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगी। ओके। हाँ, वो इतनी बड़ी पेंटिंग बन रही है कि ऐसी विश्व में कहीं नहीं बनी है। उसमें 1.25 लाख तो गायें बन रही है श्रीनाथ जी के इर्द गिर्द, और वो बहुत बड़ी पेंटिंग बन रही है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगी। उसी तरीके से हमारा योगा का सेंटर है, उसी तरीके से हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेंटर है। तो हम अपनी पूरा, और डांस का हमारा पूरा सेंटर है, हमारा मूर्ति कला का सेंटर है, हमारी आर्ट गैलरी है, ये सब चीजें, हमारा म्यूजिक रूम है, ये सब चीजें हमारे जो है हमारी कल्चर के साथ हमारे आज की पीढ़ी को जोड़ती है। इसके लिए ये बनाया गया है। मुश्किल से आपको किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के म्यूजियम मिलेंगे। इसीलिए सर मैंने पूछा, क्योंकि लेकिन ये हमारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की विशेषता है, क्योंकि हमारे दिल में एक कूट कूट के भरा हुआ है कि हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा में ही प्रवीण ना हो। शिक्षा में तो प्रवीण होना आवश्यक है ही उसको, पर इसके साथ साथ उसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे महापुरुषों के प्रति आदर का भाव हो। जब इनके प्रति आदर का भाव होगा तो देश के प्रति स्वाभिमान पैदा होगा। बिल्कुल। और जब स्वतंत्रता सेनानियों का वो देखेगा कि भाई ये लोग देश के लिए शहीद हो गए, तो समाज के प्रति उसमें एक समर्पण का भाव पैदा होगा। बिल्कुल। संवेदनशीलता का भाव पैदा होगा। इसलिए बहुत बार बहुत चीजें आप लेक्चर से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। तो जो आदमी खुद देखता है तो फिर उसके मन में आते हैं। इसके लिए हमने ये बनाया। बिल्कुल सर, काफी इनोवेटिव चीजें हैं सर। लाइक मैं थोड़ा अभी कैंपस में रोम अराउंड ही कर रहा था, तो एक मेरे को स्टूडेंट मिला था एग्रीकल्चर बीएससी का ही। तो जब मेरे उससे कन्वर्सेशन हुई, मैं उससे बातचीत कर रहा था, क्योंकि हम ऐसे वॉक कर रहे थे नाइट में, तो मैंने उससे काफी चीजें पूछी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसने अपना एक इंसिडेंट बताया कि जो रोलर स्केट्स हैं उसमें वो नेशनल में गया। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज जहाँ पर एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं तो वो होल्ड कर देती है, चाहे बच्चों का कितना ही बड़ा कंपटीशन हो। बट सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने उसको वहां पर भेजा और नेशनल्स में पार्ट लेना, और एग्जाम उसका आगे पोस्टपोन कर दिया। ये बहुत ही एक सर ट्रिगर बहुत है मेरे लिए भी पर्सनली, क्योंकि जब मैं 9th में था ना, तो मेरे को दिमाग में था कि मेरे को कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ऐसा करना है कि जो श्रीनिवास रामानुजन थे वो पीछे रह गए थे, इसीलिए क्योंकि हमारा देश उनकी जो योग्यता है उसे समझ नहीं पाया। तो सर ये चीज कैसे हुई और कैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऐसे हमारा बिल्कुल है कि जो जैसे हमारे बच्चे डांस में है, म्यूजिक में है, गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है, योगा में है और टेक्निकल इवेंट्स में है। जब उनका कहीं बाहर सिलेक्शन होता है तो हमने ये पॉलिसी बना रखी है कि भाई उन बच्चों का एग्जाम उसके बीच में नहीं आना चाहिए। वो बच्चों को पार्टिसिपेट करने दीजिए, उनके लिए हम स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कर देंगे। ओके।
और उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये इसके अलावा भी हम उसके जाने आने रुकने की सारा खर्चा हम करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो टीचर्स है, अगर वो कहीं कोई सेमिनार है, कोई सिंपोजियम है, कोई वर्कशॉप है, उसको अटेंड करना चाहता है तो उसको भी हम पूरी सुविधा देते हैं। ओके। ऐसे ही हमारा कोई भी टीचर अगर रिसर्च करना चाहता है तो उसको भी हम पूरी सुविधा देते हैं। क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट, टीचर का डेवलपमेंट ही तो यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट है। बिल्कुल सर। अगर हम उसे ही मौका नहीं देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी का क्या डेवलपमेंट होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये म्यूजियम ही नहीं है। म्यूजियम के अलावा हमारी जितनी लैब हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग लैब देखेंगे, आप तो खुद हाँ, मैं सर देख के भी आया था। आप हमारी साइंस की लैब देखेंगे, आप हमारी पैरामेडिकल की लैब देखेंगे, आप हमारी फार्मेसी की लैब देखेंगे, आप हमारी एग्रीकल्चर की लैब देखेंगे, आप हमारी एजुकेशन की लैब देखेंगे। बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट हमने लैब बना रखी है। लगभग 12-13 करोड़ रुपया हमने लैब पर खर्च कर रखा है। हमने हर चीज वो बच्चों को दी है जो उनको सिखाने में मदद करे। हमारी लाइब्रेरी में 1.25 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं। बिल्कुल सर, मैं लाइब्रेरी करके आया। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट लाइब्रेरी भी बना रखी है। ओके। हर एक डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है। हर साल हम उसको एक अमाउंट सेक्शन करते हैं जो 10,000 रुपये से लाख रुपए तक का होता है कि आपको रिलेवेंट जो भी बुक्स मंगवानी हो वो मंगवा लीजिए, ताकि वो लाइब्रेरी अप टू डेट रहे। इसके अलावा जितनी मैगजीन्स है, जो ऑनलाइन मैगजीन्स है, ऑफलाइन मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं, उनको भी सबको हमने सब्सक्राइब कर रखा है। हमने ये कहीं कसर नहीं छोड़ी कि बच्चे को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि हमारी फीस बहुत कम है, लेकिन इन सुविधाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब फीस कम लेते हैं हाँ। तो बच्चों को सुविधाएं कम देते हैं। बिल्कुल। हमने कहा सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फीस कम है तो बचत कम होगी, बस। मालिक लोगों को कम पैसा मिलेगा, लेकिन बच्चों को सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। यहाँ 2000 बच्चों का हॉस्टल है, 500 लड़कियों का हॉस्टल है, 100 टीचर्स रह सके उतने स्टाफ क्वार्टर्स हैं, 4th क्लास के लिए अलग क्वार्टर्स हैं। बिल्कुल। 100 बेडेड हॉस्पिटल है कैंपस के अंदर। बिल्कुल। जहाँ हर तरह की सुविधा है बच्चों के लिए। तो ये सारी सुविधा हमने यहाँ पे दे रखी है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है सर। और लाइक एक और मेरे अंदर बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंटरनेट पे ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि हम खुद एक एआई का इंस्टीट्यूशन अभी एक स्टार्ट करने का सोच रहे थे, क्योंकि मैं खुद एआई का हूं तो सोच रहा था। तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है 2020। तो इसके बारे में सर क्या है, और कैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ हैंड्स ऑन हैंड चल रही है, और क्या उनके फ्यूचर विजन है इस चीज़ को लेके? देखिए, NEP 2020 जो आई है एज ए पॉलिसी, मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि एज ए पॉलिसी इससे बढ़िया पॉलिसी हो नहीं सकती। एजुकेशन पॉलिसी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट इसमें लगे, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनाई और वो उन्होंने पास करी। अब सवाल आ गया है कि उस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो काम है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, कि वो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि इसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसी फैसिलिटीज चाहिए। वो उसके लिए सरकार को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा और थोड़ा समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। हमें ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमें ये वर्ल्ड लेवल पे ले जाती है। जो वर्ल्ड में जो एजुकेशन चल रही है उसके एट पार ले जाने की ये कोशिश है। तो इसके लिए हमको इसकी, हमारे समाज को, हमारी सरकारों को, दोनों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, हमने 2020 की ये एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम सारे सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं और हम इसमें ओपन एंट्री, ओपन एग्जिट, जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है तो इंजीनियरिंग के कोर्स में बच्चा इंजीनियरिंग करते हुए दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और उसके क्रेडिट भी उसको डिग्री लेने में कामयाब करेंगे। एक साथ 2 डिग्री भी कर सकता है। ओके। तो मैं इसको अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ कि एक कोर्स अपने माँ बाप जो चाहे वो करो और एक कोर्स वो करो जो आपके मन का हो। बिल्कुल। जैसे
कि आपको आर्ट बहुत अच्छी लगती है, कि ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, साथ में आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। हाँ 4 साल का कोर्स है, इसमें 1 साल का आप ड्राइंग पेंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, दूसरे साल में आप उसका डिप्लोमा कर लो, तीसरे साल में उसकी डिग्री कर लो। 4 साल में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, 3 साल में आपने फाइन आर्ट्स की डिग्री ले ली, तो आपको 2 डिग्रियां एक साथ हो गई। बिल्कुल। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूलों से लागू है। ओके। तो स्कूल में भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। तो छठी से लेके 5वीं तक तो ठीक है, छठी से लेके हर बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और लैंग्वेज एजुकेशन कंपलसरी हो जाएगी। हर बच्चा 12th तक आते आते एटलीस्ट 3 लैंग्वेज जानेगा, एक हिंदी जानेगा, एक अपने यहाँ की स्टेट की लैंग्वेज जानेगा और एक कोई विदेशी लैंग्वेज जानेगा, जिसमें अंग्रेजी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रांस हो सकती है, जापानी हो सकती है, चाइनी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो जानेगा। इसके अलावा वो कम से कम 5 साल किसी न किसी विधा में वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेगा। ओके। तो मेरा ये कहना है कि 12th पास करने के बाद बच्चे को अपने वोकेशनल कोर्स और लैंग्वेज कोर्स जो उसने सीखे हैं उसके बलबूते पर अपना पैसा खुद कमाना चाहिए। बिल्कुल। और अपने पिताजी पे हायर एजुकेशन का बर्डन नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, हायर एजुकेशन में वही बच्चे जाए जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, जिनका आगे जाके एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। नहीं तो 12th तक की एजुकेशन सफिशिएंट है हाँ अपना खाने कमाने के लिए, वो उसी में एक्सीलेंट करे, उसी को आगे बढ़ाए कि काम भी करता जाए और एक साल, कभी 1 साल सर्टिफिकेट करे, दूसरे साल डिप्लोमा करे, तीसरे साल डिग्री कर ले। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और साथ में काम करता है। हाँ, काम करता रहे। जो एकेडमिक एजुकेशन लेना चाहता है, जो रिसर्च में जाना चाहता है, वही हायर एजुकेशन में आए। बिल्कुल। और चाहे वो एकेडमिक ले चाहे वोकेशनल ले, 12th के बाद उसको अपनी कमाई खुद करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितना बच्चा हमारा विदेश में जा रहा है वो सब पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तब जाके वहां का खर्चा पूरा करते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रोविजन है, ये स्कोप है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक और बात बताऊं मैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों बनी, क्यों हम एट पार विद इंटरनेशनल एजुकेशन आना चाहते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में, हमारे देश के जो मध्यम श्रेणी परिवार के जो माँ बाप है, वो अपने पेट पे पट्टा बांध के अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजते हैं और साल का कितना रुपया खर्च करते हैं? 2 लाख करोड़ रुपया साल का खर्च करते हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है हमारा, जो बच्चा हमारा विदेश पढ़ने जाता है, हमारे देश का, गरीब परिवारों का, सरकार का नहीं, इन मध्यम श्रेणी परिवारों का। अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बना देते हैं तो ये साल का 2 लाख करोड़ रुपया हम बचाएंगे। वो एजुकेशन यही हमारे पास भी आ सकता है। वो जो बाहर का बच्चा आएगा वो तो एडिशन होगा, लेकिन हमारा यहाँ से जो बच्चा जा रहा है वो नहीं जाएगा और वो यहीं पढ़ लेगा। बिल्कुल। इसलिए ये हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्पिरिट से, पूरी ईमानदारी से इसको लागू करना चाहिए और सरकार को भी इसमें खुले हाथ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। सरकार नहीं कर सके तो समाज को करनी चाहिए। हर समाज, आज जैसे हम चित्तौड़गढ़ में बैठे हैं और चित्तौड़गढ़ की जनता, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ये सोच ले कि भाई हमारे यहाँ के जितने स्कूल है वो बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। बिल्कुल। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा यहाँ का जो कॉलेज है वो बिल्कुल एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए और उसके लिए जितना पैसा चाहिए हम लगाएंगे। तो क्या मजा नहीं लगेगा? कोई समाज जब सोच लेता है कि ये मंदिर बनना चाहिए तो बनता है, कोई समाज सोच लेता है कि ये धर्मशाला बननी चाहिए तो बनती है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं बनता है, कॉलेज क्यों नहीं बनता है? हम सरकार की तरफ ही क्यों देखते हैं? सरकार का अपना एक लिमिटेशन है, उनके अपने कई तरह की प्रायोरिटीज है, उसमें जितना हो सकता है वो करते हैं। तो समाज तो सरकार से बड़ा है भाई, समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। हमारे अंदर ये अवेयरनेस हमारे समाज में आनी चाहिए कि ये जो शिक्षण संस्थान है ये हमारे समाज का आईना है,
भविष्य का आईना है। इससे हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी जिन्होंने देश को संभालना है। तो ये खराब थोड़ी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये समाज की ड्यूटी है, और ये समाज अगर अपने हाथ में इस काम को ले लेगा तो सरकार भी सहयोग करेगी, समाज भी करेगी। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने देखा राजस्थान सरकार की कई स्कीमें हैं कि अगर आपने स्कूल में अगर एक कमरा बनाना है तो आधा पैसा आप दोगे तो सरकार आधा पैसा देगी। अभी हमने अपने गांव में एक बड़ा हॉल बनाया 2000 फीट का। अच्छा। गर्ल्स स्कूल के लिए। वहां पे बच्चों के प्रेयर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओके। धूप में जो बच्चा जब खुले मैदान में प्रेयर करती तो बेहोश होके गिर जाती थी। तो गांव वाले लोग आए कि आप हमारे गांव से हो, आप कुछ करो। तो मैंने कहा भाई एक हॉल बनाओ बड़ा। तो 2000 फीट का हमने हॉल बनवाया। उसमें जो पैसा हमने दिया उतना ही पैसा सरकार ने दिया, और एक शानदार 2000 स्क्वायर फीट का हॉल बन गया। तो सरकार तो तैयार है, समाज आगे आए, समाज को आगे आना पड़ेगा। हाँ। तो और शिक्षण संस्थाओं पे और कॉलेजेस और शिक्षण संस्थाओं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। A1 होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीचिंग वाइज, बुक्स वाइज, लाइब्रेरी वाइज, ये सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये मानसिकता हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि कैसे आपने उनकी भी मदद करी, क्योंकि सर क्या होता है ना कि ये चीज़ें कोई ज़्यादा सोचता नहीं है आजकल टाइम ऐसा है कि हर आदमी बस कैसे भी करके पैसा कैसे लेना है और उसके ऊपर काम करता है। तो ये सर मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशनल आपकी बात लगी, और मैं भी आगे ये चीज़ अपने अंदर आपसे सीख रहा हूँ, और काफ़ी जो यूथ इसको देख रहा है सब ये चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे हमें अगर हम कुछ अर्न करते हैं तो उसको कैसे हम सोसाइटी को वापस रिटर्न कर सकते हैं। और एक और सर सबसे अच्छी बात मैंने नोटिस करी, हमारे पुराने टाइम में 2 सबसे बड़ी विश्वविद्यालय चलती थी, नालंदा और तक्षशिला। ऐसा कहा जाता है सर कि वहाँ पर जो इवन जो बाहर पे वॉचमैन होते थे वो परीक्षा लेते थे, जो बच्चे पढ़ने आते थे उनकी, और अगर वो पहले परीक्षा में पास होंगे तो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने दिया जाता था। सर ये चीज मैंने यहाँ पर देखी है, इस वे में देखी है। एक तरफ जहां पर सारे लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ से भी काफी दूर पड़ती है, बट सबसे अच्छी बात है यहाँ चित्तौड़ के भी बच्चे आ रहे हैं और फॉरेन से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, जो कि एक टाइम पे अपनी यूएसपी हुआ करती थी। जब हमारा अखंड भारत हुआ करता था तब हमारी ये यूएसपी थी। तो ये सर आपने कैसे किया? ये एक बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। देखिए ये यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में अभी 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 29 स्टेट्स के बच्चे हैं। हाँ। और 450 बच्चे विदेश से हैं जो 20 कंट्री से हैं। ओके। और जब हम नाम लेते हैं इसका विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का मतलब विश्व के बच्चे होने चाहिए। बिल्कुल। एक पर्टिकुलर स्टेट के या पर्टिकुलर गांव के बच्चे को विश्वविद्यालय थोड़ी बनते। बिल्कुल। विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपको विश्व भर के बच्चे चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमारे पास देखिए पूरे भारत के बच्चे हैं, 29 स्टेट्स के बच्चे हैं और 20 कंट्री के बच्चे हैं। तो इससे ये विश्वविद्यालय बनता है। और फिर दूसरी बात है, जब आप अच्छी पढ़ाई दोगे, अच्छी फैसिलिटीज दोगे, अच्छा अपनापन दोगे और आप कम किफ़ायत में फीस रखोगे तो बच्चा आएगा। और जो बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होके जाता है वही बच्चा तो दूसरा बच्चे को भेजता है। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा हमारा ब्रांड एम्बेसडर होता है वो हमारा पास आउट बच्चा ही होता है। वही कहता है वहां चले जाओ, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, तो आपके भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से बात है। इसके अलावा हमने पूरे देश भर में और विदेशों में अपना नेटवर्क बना रखा है। ओके। जहाँ हम करियर काउंसलिंग कैंप करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती तो मैं भी जाता हूँ। ओके। जैसे पूरे कश्मीर में मैं गया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैं गया, मैं बिहार में गया, झारखंड में गया। जहाँ 100 बच्चे और 100 पेरेंट्स होते हैं तो मैं जाता हूँ। वहाँ उनको एड्रेस करते हैं हम और फिर हम उनको लेके आते हैं। तो इसके पीछे का तो यही राज है। बिल्कुल सर, काफ़ी ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैंने क्योंकि आपने हमें मौका दिया इस यूनिवर्सिटी में आने का, और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से 2 दिन पूरी यूनिवर्सिटी विजिट करी, काफ़ी चीज़ें समझी, नई नई चीज़ें पकड़ी। इसमें सर एक हमारा एनकाउंटर हुआ था एक प्रोफेसर के साथ। पहले तो हमें लगा वो स्टूडेंट होंगे, फिर जब हमने उनसे बात करी तो हमें पता लगा कि वो यहाँ के स्टूडेंट ही थे जिनको बाद में जॉब मिल गई, और वो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री से आते हैं। तो ये सर कैसे यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये कहीं देखने को नहीं मिलती ऐसी चीजें। देखिए हमारे यहाँ जो लोकल भी, जैसे जो जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से बीटेक की, हाँ, फिर यहीं से एमटेक की और फिर यहीं से पीएचडी में रजिस्टर हो गए और टीचिंग करने लगे। उसी तरीके से जो विदेश से बच्चे आते हैं
और विदेश से जो पढ़ते हैं, उसके बाद जो बच्चे अच्छे होते हैं एकेडमिकली और वो यहाँ पे पीएचडी में रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर वो यहाँ पढ़ाई भी कराते हैं। हाँ। 4 साल यहाँ पढ़ाई करेंगे, पीएचडी कंप्लीट करके अपने देश में जाएंगे। तो उससे हमको ये फायदा हो जाता है कि जो जैसे नाइजीरिया का बच्चा है, सीरिया का बच्चा है, युगांडा का बच्चा है, जाम्बिया का बच्चा है, तो वो उधर के जो बच्चे आते हैं उनके वो काउंसलर बन जाते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में उनको सारी बात समझा देते हैं। हमने अपने यहाँ एक काउंसलिंग सिस्टम रखा हुआ है। ओके। हर एक टीचर को 30 बच्चे काउंसलिंग के दिए हुए हैं। ओके। वो उन 30 बच्चों के की जिम्मेदारी उसकी है, वो उनका गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर है। उनकी हर तरह की चिंता करता है और वो टीचर उनके पेरेंट्स से भी टच में रहता है। ओके। तो वो उनकी डेली डेवलपमेंट बताता है कि आपके बच्चे ने ये किया, आज ये किया, वो किया, इतना परफॉर्म किया, ऐसा किया, वैसा किया। बच्चे को मोटिवेट करता है, बीच में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसको सपोर्ट करता है, उसकी एकेडमिक दिक्कत है तो सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमें काउंसलर भी चाहिए होते हैं। अब जो उन कंट्री के जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें हम टीचर बना देते हैं, तो वो उनके काउंसलर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये करते हैं। सर काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है, और मैं इस पूरे चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट भी करूंगा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि जितना हो सके वो रोजगार भी प्रोवाइड करे बच्चों को, क्योंकि कंपनीज है, बट अगर हम यहाँ से ही सपोर्ट करना उनको शुरू कर देते हैं तो उनको एक फेमिलियरिटी भी लगती है और आगे भी वो बच्चों को गाइड करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सर एक चीज मैंने और नोटिस करी, यहाँ पर अपना महिंद्रा का टेक्निकल स्किल सेंटर है जो कि मैंने काफी कम यूनिवर्सिटीज में देखा है, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है सर? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लो, इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, तो 3 साल के बाद बच्चे को कंपल्सरीली एक ट्रेनिंग मॉड्यूल करने जाना होता है, और वो इंडस्ट्री में नहीं जाना होता है, वो भारत की सबसे अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमई टूल रूम्स हैं, एक टूल रूम 1000 करोड़ के बने हुए हैं, 1,500 करोड़ के बने हुए हैं। ओके। एमएसएमई टूल रूम जैसे इंदौर है, अहमदाबाद है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, औरंगाबाद में है। तो ये टूल रूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हुए हैं। इसमें हम जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल में, सिविल वालों को सिविल में, यहाँ हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ एक इक्विपमेंट 2-2, 5-5 करोड़ के बने हुए हैं। उसमें वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, 1.5 महीने 2 महीने की वो ट्रेनिंग करके एक मॉड्यूल करके आते हैं। ये जो महिंद्रा ट्रैक्टर का सेंटर है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग जो ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी में रखते हैं उनके लिए खुला है कि वो ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी इसी से सीखे। ऐसा हमारा प्लान है कि हम हर जैसे वाइट गुड्स की कंपनियां हैं, जैसे ये आपका ये जो है क्या कहते हैं उसको, जेसीपी वाली कंपनियां हैं, जैसे आपकी ये महिंद्रा ट्रैक्टर, ये अशोक लीलैंड है, उन सब के ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बना रहे हैं। ओके। ताकि बच्चे, और फिर इनके साथ मिलकर हम बच्चे को स्पेशल एक डिप्लोमा देंगे। अच्छा। हाँ, जैसे अब यहाँ महिंद्रा का डिप्लोमा ले लिया, हाँ, तो वो ट्रैक्टर का मैकेनिक बन गया। वो चाहे तो किसी भी ट्रैक्टर के शोरूम में जाके काम कर सकता है, नहीं तो अपना शोरूम लगा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की हमारी प्लानिंग है, उसमें ये पहला है। आगे भी हमारी पाइपलाइन में है कि महिंद्रा, अशोक लीलैंड वालों के साथ, टाटा वालों के साथ, जितने वाइट गुड्स की जो कंपनियां हैं जैसे वोल्टाज है और भी जो तमाम कंपनियां हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर हम अपने यहाँ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। जिससे बच्चा एक कोर्स के साथ इनका डिप्लोमा कर ले। हम किसी भी तरीके से बच्चे को ये चाहते हैं कि वो जॉब के साथ जुड़ जाए या अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ये बनाया है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम ट्रेनिंग में भेजते हैं। फिर हम लास्ट सेमेस्टर से 7 सेमेस्टर तक हमने सब पढ़ाई करा दी उसको, जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो कराना करा दिया। 8वां सेमेस्टर हम उसको बच्चे को इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं, वो इंटर्नशिप कहलाती है। और वो 6 महीने के लिए उस इंडस्ट्री में ही रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक उसको वहाँ काम करना है। उसके बदले उसको 6,000, 7,000, 10,000 स्टाइपेंड मिलता है। और ये इंस्ट्रक्शन होती है कि यहीं आपको जॉब ढूंढना है। जब वो 6 महीने पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है तो 80% बच्चे वहीं प्लेस हो जाते हैं। वो इंडस्ट्री वाले ही रख देते, कहते हैं कि भाई आप इन्हें यहीं छोड़ दो, जाओ अपना कोर्स कंप्लीट कर आओ, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाइवा करो और आके ज्वाइन करो।
जो 20% बच जाते हैं उनको हम कंपनियां बुला के उनको प्लेसमेंट कराते हैं। हमारे पास 350 कंपनियां हैं जो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आती है। ओके। और उन बच्चों को हम प्लेस करा देते हैं। हमने एक और भी काम किया हुआ है, अभी नई स्कीम हमने बनाई है जो पिछले साल से हमने लागू की है। उसमें हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हर कोर्स में हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, और हर कोर्स में इंटर्नशिप है। हमने ये प्लानिंग की है कि 1 साल होने के बाद बच्चे के पेरेंट्स को बुलाना कि भाई ये 1 साल में पास हो गया, इसका ये रिजल्ट रहा, अब उसके बाद अब अगला 3 साल ये रहेगा, इसको क्या करवाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें इसको कॉर्पोरेट में भेजना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराना है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो अपने बिजनेस में ही लगाना है या कोई नया बिजनेस शुरू करना है। हम उस हिसाब से उस बच्चे की कैटेगराइजेशन करते हैं और उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग कराते हैं अगले 3 साल। जो कॉरपोरेट में जाना है वो कॉरपोरेट की तैयारी करे, जो कंपटीशन का में जाना है तो हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ओके। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग कराते हैं, टीचिंग कराते हैं, जिससे कि वो अपना कोर्स पूरा करते करते वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाए और वो पास कर सके। जो अपना काम करना चाहता है तो वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है उसी बिजनेस की उसको ट्रेनिंग, उसी बिजनेस की उसकी इंटर्नशिप, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट की क्या स्कीम है जिसमें उसको सपोर्ट मिलता है, वो फार्म भरवा के जब उसकी प्रोविजनल डिग्री उसको मिले तो साथ में साथ उसको फाइनेंसिंग का चेक भी मिले। ओके। की पूरी तैयारी। तो 3 भागों में हमने बच्चों को बांट देते हैं। अच्छा। है नहीं कि हमारे लिए एक भी बच्चा बेकार नहीं है, हर बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई तू 3 में से एक काम करेगा, क्या करेगा? बिल्कुल। और अगर तू कुछ नहीं करेगा तो फिर तू हमारे यहाँ क्यों है? तो फिर तू जाए यहाँ से। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। अगर तुझे मास्टर की भी ट्रेनिंग करनी है तो टीईटी की तैयारी कर। बिल्कुल। हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। हाँ। उसमें हर तरह की तैयारी हम बच्चे को कराते हैं। और तू अलग से क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा और अलग से क्यों कोचिंग करेगा? 3 साल में यहीं कर ले। बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम करवा रखे, ये हमने पूरी व्यवस्था उसकी की हुई है। बिल्कुल। तो सर काफी अच्छी तरीके से आपने बताया। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ भी रहा था कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक वो स्तंभ है, बच्चा सबसे ज्यादा जो फोकस करता है सर वो इन पे ही करता है कि क्या उनका एनवायरनमेंट मिलेगा, कॉलेज लाइफ कैसी है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, आपके ग्राउंड्स भी बहुत अच्छे बने हैं। व्हेन इट्स कम टू क्रिकेट, व्हेन इट्स कम टू बैडमिंटन, हर चीज़ का ग्राउंड, इवन मैंने जिम्नास्टिक के भी पोल्स देखे, वो भी चीज़ें आपने इंस्टॉल करवाई हुई है। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। इसमें हमारा पूरा जो उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल। देखिए, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से तैयार होता है। शारीरिक विकास, उसके लिए गेम्स, स्पोर्ट्स, जिम्स, योगा, ये सब होने चाहिए और वो सब हैं। कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चा इसमें किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ले, तो उससे उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ये ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चे। बिल्कुल। जब तक उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, लेग कर जाएगा, सिर्फ पढ़ाकू रहेगा, बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि आज के जमाने में आपको गो गेटर होना है, आपको चीजों को करके लाना है। बिल्कुल। यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन ऑल मैनर। तो उसके लिए उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो स्कूल में कितना सीख कर आया नहीं आया उस पे हम नहीं जाते। हमारे पास 4 साल है और हमारा प्रोडक्ट ही फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में जाना है। हाँ। तो हमने उसी के लिए उस पर जोर लगाना है। बिल्कुल सर। लाइक काफी अच्छी चीज कही। और इसमें एक और चीज मेरे दिमाग में है सर, क्योंकि मैं यहाँ जा रहा था, मैंने लोगों से काफी बात करी, आपके बारे में भी सुना है बहुत। सर इस यूनिवर्सिटी में एक और यूएसपी है, वो ये है सर, जो मैंने खुद ने पर्सनली देखी, यहाँ 2 ऐसी स्किल्स हैं और 2 ऐसी विषय हैं जिन पे बहुत ट्रेमेंडसली ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज से। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि जो हमने नेचर से लिया हमें देना है, वैसे एग्रीकल्चर पे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। और दूसरा है फार्मेसी। तो सर इन दोनों पे जहाँ पर एकदम आउटडेटेड था, अब फार्मेसी का तो चलो फिर भी ट्रेंड आ रहा है, बट एग्रीकल्चर में आप इतना फोकस कर रहे हैं सर यहाँ पर, तो ये दोनों का आप बताइए थोड़ा। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एग्रीकल्चर इस देश में और इस विश्व में, एग्रीकल्चर अगले 5 सालों में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है। ओके। ये दीवार पे लिखा हुआ है, जिसकी नजर है वो पढ़ रहा है।
कि सबसे बड़ा क्राइसिस अगर 5 सालों में 10 सालों में आना तो फूड क्राइसिस का आना है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम हो रही है, जगह जगह फैक्ट्रियां खुल रही है, रेजिडेंशियल कॉलोनियां कट रही है। कहाँ से कट रही है? सब एग्रीकल्चर लैंड ही जा रही है। तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ लोगों को 4 टाइम का खाना चाहिए और पूरे वर्ल्ड की आबादी है। तो एग्रीकल्चर का इतना बड़ा स्कोप आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए हम एग्रीकल्चर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम अपने यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये सब चल रहा है हमारा। इसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बना रहे हैं, जिसमें हमने अपना एक MOU साइन किया है स्वीडिश कंसोर्टियम में, जिसमें 50 कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेच रही है। अगले 5 साल में एग्रीकल्चर पूरा का पूरा टेक्निकल बेस होगा। वो ड्रोन से चलेगा, बिल्कुल सर, सॉफ्टवेयर से चलेगा, न्यू एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आएंगे, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर होंगे, ड्रिप इरिगेशन होगा, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स जो है वो मशीनों से डाले जाएंगे, ऐसे नहीं यूं फेंके जाएंगे। हाँ, वो प्रिसिशन से डाले जाएंगे और फार्मिंग जो होगी वो बिना खाद के और बिना कम से कम खाद से, जिससे कि उसमें किसी तरह का कोई रोग ना पैदा हो, मतलब जो खाने का जो अन्न पैदा हो उसमें किसी तरह की कंटिमिनेशन ना हो। वो सब जो होगी उसके लिए जो 50 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, उन लोगों का एक कंसोर्टियम बनाया है हमने, उनके साथ MOU किया है। ओके। और वो MOU एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में सिर्फ 4 बन रहे हैं, उत्तर भारत में एक ही बन रहा है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में बन रहा है। ओके। और उसमें वो 140 करोड़ रुपया लगा रहे हैं वो कंसोर्टियम, 20 करोड़ रुपया हम लगा रहे हैं, 160 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट बनेगा और वो बहुत जल्दी 1 साल में यहाँ पे काम आ जाएगा। ओके। वो इतने बड़े प्रोफेशनल्स एग्रीकल्चर के तैयार करेगा जो अगले 5 सालों में जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले लोग होंगे वो सब यहाँ तैयार होंगे। हम उसी तरीके से हम फार्मेसी में हम D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, और हम बहुत जल्दी एक फार्मास्यूटिकल यूनिट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी यूनिवर्सिटी में लगाना चाहते हैं। वो लगाएंगे जिससे कि बच्चों को यहीं मेडिसिन बनाए, हम बल्क मेडिसिन यहीं बनाएंगे, जिससे कि बच्चों की पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। फार्मेसी का भी बहुत स्कोप है बिल्कुल सर इस देश में, तो इन दोनों पर हमारा बहुत जोर है। तीसरा हमारा जो सबसे ज्यादा जोर है वो पैरामेडिकल पे है। डॉक्टर्स मिल जाएंगे लेकिन पैरामेडिकल नहीं मिलेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ की एक डॉक्टर के पीछे कम से कम 10 पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है। अगर अब एक कॉलेज से एक MBBS निकलता है, मान लिया एक कॉलेज से 100 MBBS निकले, तो 1000 पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। वो कोई नहीं बना रहा है, वो हम बना रहे हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम पैरामेडिकल स्टाफ नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करेंगे। आज सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो वर्ल्ड में पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। आज आपके पास 2000 नर्सें हैं, तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने पे वो नर्सें विदेश में डिमांड है, आज भेज दीजिए। सिर्फ उन्हें इंग्लिश ठीक आनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल ठीक होना चाहिए। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने में नर्स जा सकती है बाहर, नर्सिंग स्टाफ जा सकता है। उसी तरीके से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, डेंटल केयर है, आपका हार्ट केयर है, इन सब पे जो प्रोफेशनल्स चाहिए अपने, वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। वी सी ए ग्रेट फ्यूचर इन दिस। उसी तरीके से हम लोग एक एजुकेशन पे, अब जो है B.Ed है और DLED है, 2 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल। अब अभी टाइम आ रहा है BSc B.Ed, BA B.Ed, BCom B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स का। 4 साल वो बच्चा BA भी करेगा, साथ में B.Ed भी करेगा, यानी कि वो फोकस्ड टीचर बनेगा। अभी हमने एक फिनलैंड, वर्ल्ड की सबसे अच्छी एजुकेशन जो है वो फिनलैंड की मानी जाती है। ओके। उनके साथ हमारा MOU हुआ है। वहाँ के टीचर्स आके हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। वो ये बताएंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ChatGPT है, वो उसी का पार्ट है, उसको हम आज के ज़माने में एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो वो फिनलैंड से टीम आ रही है, वो जुलाई के महीने में आ जाएगी। ओके। वहाँ के प्रोफेसर्स आके यहाँ के अपने टीचर्स को पढ़ाएंगे कि आप इस एजुकेशन को, जो अभी प्रेजेंट एजुकेशन है, उसको चैट जीपीटी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स करते हुए, ब्लेंड करते हुए एजुकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। ओह, ये लोग हम काम कर रहे हैं। हमने एमओयू साइन कर दिया उसके। ओके। फिनलैंड से हमारा एमओयू साइन हो गया है। अच्छा, तो सर काफ़ी ये तो बढ़िया चीज़ है। और इवन मैंने अभी एक चीज़ और नोटिस करी, इवन कॉलेज में कोई भी चीज़ हो रही है बट स्टिल आपका मेवाड़ हॉस्पिटल जो है वो एकदम एक्टिव है। अभी भी हमने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी थी पीछे, तो काफ़ी मतलब इतना पॉपुलैरिटी है। और आपने हॉस्पिटल का भी यहाँ पर किया हुआ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो ये काफ़ी मेरे को पर्सनली पसंद आया कि मेवाड़ हॉस्पिटल ड्यूटी पे इतना ज़्यादा मतलब अभी हमारे पास 100 बेडेड हॉस्पिटल है। अच्छा। और हम इसको धीरे धीरे करके 250-300 पे ले जाएंगे। जब हमारी 250-300 की ओपीडी हो जाएगी, अभी हमारी 50-60 की ओपीडी है। अच्छा। 250-300 की ओपीडी जब हो जाएगी तो फिर हम मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग करेंगे। ओके। पहले हम अपने हॉस्पिटल को ठीक करना चाहते हैं। आपकी जानकारी को बताऊंगा, यहाँ पे 2000 बच्चों का हॉस्टल है। ओके। 500 लड़कियों का हॉस्टल है। ये सारा हमने विद इन कैंपस अपने डेवलप किया हुआ है। और इसी यूनिवर्सिटी का एक ऑफशोर कैंपस भी है, वो हालांकि अलग से यूनिवर्सिटी बनी है। नाइजीरिया में भी हमारी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। वो मेवाड़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नाइजीरिया, वहाँ 2000 बच्चा पढ़ रहा है। ओह। उसी तरीके से हमने एक दुबई में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, वहाँ पे अभी 300 बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो हम इस तरीके से एक्सपेंड भी कर रहे हैं। और हमारा एक ही एम है कि किसी तरीके से अपने यहाँ जो भी बच्चा आता है, अपने यहाँ जो भी टीचर आता है, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, उसका पूरा डेवलपमेंट हो और वो इस कंट्री के लिए, इस सोसाइटी के लिए कमिटेड हो। बिल्कुल। तो सर ये भी एक अच्छी चीज़ आपने बताई कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज केवल टीचर से कितना ज़्यादा यूज़ निकालना है उस पर फोकस करती हैं। आपका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। हाँ, हर साल हम 3-4 दिन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम अपनी फैकल्टीज को सबको चांस देते हैं बोलने का, उनको एक टॉपिक दे देते हैं उस टॉपिक्स में, और 4 दिन में लगातार बैठता हूँ अपना मोबाइल ऑफ करके। एक एक फैकल्टी को मैं देखता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, उसकी नॉलेज कैसी है, और मैं फिर उसकी ग्रेडिंग देता हूँ। और फिर मैं उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट इशू करता हूँ हर एक को, इंडिविजुअल को। ओके। उसी बेसिस पे हम उसका इंक्रीमेंट लगाते हैं। अच्छा। हाँ, कि मैं 4 दिन तक लगातार असेस करता हूँ हर एक फैकल्टी को। ये हमारे यहाँ एक यूनिक है। और अब तो हम फिनलैंड से, यूजीसी से, एआईसीटी से, फार्मेसी काउंसिल से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी बुला रहे हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि आप बताइए कि हम आज के ज़माने के हिसाब से किसे पढ़ाएं। दूसरा, हमारा पूरा जोर है इस बात पे कि हम कैसे ऑनलाइन टीचिंग को महत्व दें। बिल्कुल। यानी कि जैसे ये चित्तौड़गढ़ है, रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर आके नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम उनको ऑनलाइन कनेक्शन करके अपने बच्चों को लेक्चर करा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हमने सबने कोरोना में सीख लिया। हाँ। तो ऑनलाइन लेक्चर्स उनके हों। हर एक डिपार्टमेंट में ये कंपलसरी किया हुआ है कि हर यूनिट पे, ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट, उस यूनिट का पूरा एक लेक्चर किसी बाहर के प्रोफेसर से कराना है। एक्सपर्ट लेक्चर टाइप्स। हाँ, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे आईआईएम का हो, चाहे कोई विदेशी हो। बिल्कुल। एक लेक्चर ऑनलाइन उस बच्चों के साथ कराना है। बिल्कुल। तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए बच्चों के प्रेजेंटेशन, बच्चों के चार्ट, बच्चों के मॉडल, वो सब तैयार करवा रहे हैं जिससे कि उसका उपयोग हो सके। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई। इससे फैकल्टीज़, क्योंकि पूरी मेवाड़ फैमिली इस पूरे पॉडकास्ट को देखेगी और पूरी इंडियन फैमिली, और इंडियन में क्या पूरा, कैसे भी आपने बोला विश्वविद्यालय, पूरा विश्व इस पॉडकास्ट को देखेगा। वहाँ के स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, समझेंगे, बहुत चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा हम जैसे अभी आगे आने वाली पीढ़ी जो स्कूलों में पढ़ रही है, वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हाँ। बच्चियां जो रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं, हर साल हम लगभग 5000 बच्चे स्कूलों से लाते हैं। उनको यहाँ पर यूनिवर्सिटी घुमाते हैं, उनके कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं। ओके। उसमें ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस,
सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, उसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेट, ऐसे राइटिंग्स, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, ये प्रोग्राम हम उनसे करवाते हैं। ओके। और उनको अवार्ड देते हैं, जिससे कि वो बच्चे ये समझे कि हायर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। हमारे सारे म्यूजियम्स वो बच्चे देखते हैं। पिछले साल हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें 450 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। ओके। और 7,500 बच्चे आए। उसमें करीब 3,500 बच्चे थे और 3,500 लड़कियां थी। तो ये हम यहाँ ये प्रोग्राम भी हम करते हैं, जिससे कि यहाँ के आसपास के एरिया में एजुकेशन स्प्रेड हो। इसके अलावा हम हर साल हमारी फैकल्टीज जो आसपास के स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बिल्कुल, जहाँ 9, 10th, 11th चल रहा है, 9, 10th, 11th और 12th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाने जाती है। अच्छा। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हर सैटरडे संडे हमारे टीचर्स उन स्कूलों में जाके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। ये हमारा CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे NCC, NSS, स्काउट्स तीनों विंग चल रही है। ओके। हाँ, जिसमें बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, शरीर में मजबूती आती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल सर। सर काफी अच्छी चीज आपने विवरण बताया। सर मैं भी ये जानना चाहूंगा, और जो आगे फ्यूचर में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलें और इन पे करके आप एक बहुत बड़े रोल मॉडल हो सर, क्योंकि आप एकदम जमीन से शुरुआत कर ऊपर तक यहाँ तक पहुंचे हो। मतलब बहुत सारे लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं या ऐसे सोचते हैं पहुंच जाएंगे, बट हो नहीं पाता, और हो भी जाता है तो मनी माइंडेड गेम होता है, तो उसमें मजा भी नहीं आता। तो सर एक चीज है, मैं जानना चाहूंगा सर, मेरे अंदर भी उत्सुकता है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे माइलस्टोन, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो मतलब मेवाड़ यूनिवर्सिटी को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करके सामने लेके आती है, कुछ ऐसे माइलस्टोन्स? देखिए, आपने ये सवाल पूछा तो मैं जवाब देता हूं कि पहला माइलस्टोन ये है कि हमने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और रीचिंग टू अनरीच के जो 2 स्लोगन्स हमने बनाए थे, बिल्कुल, उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल। 29 स्टेट्स के बच्चे, और वो भी गरीब घरों से, बिल्कुल, उनको लाना और उनको पढ़ाना और उनको सब्सटेंशिव स्कॉलरशिप देना, कईयों को फ्री पढ़ाना। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि साल के 17 करोड़ रुपए हम स्कॉलरशिप में बच्चों को देते हैं। 17 करोड़ रुपए एवरी ईयर। 17 करोड़ रुपया हमारा बच्चों पे स्कॉलरशिप में जाता है। किसी की 50% फीस माफ है, किसी की 20% फीस माफ है, किसी की 100% फीस माफ है। अभी हमने एक नई स्कीम निकाली जिसमें पिछले साल हमने 108 बच्चे लिए, और मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उन्होंने स्पॉन्सर किए, 50% पैसा उन्होंने दिया, 50% हमने दिया। और वो कौन से बच्चे लिए? जो 95% के बच्चे हैं, और जो गांव के बच्चे हैं और गरीब घरों के बच्चे हैं। ठेठ केरल तक से बच्चे आए, केरल से आए, तमिलनाडु से आए, आंध्र प्रदेश से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, पंजाब से आए, जम्मू कश्मीर से आए। वो वाले बच्चे जो 99% तक के बच्चे थे, 90% से 99% तक के बच्चे थे, उनको हम रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस सब फ्री। और 4 साल वो बच्चे पढ़ेंगे, और उनकी मर्जी का सब्जेक्ट, किसी ने इंजीनियरिंग लिया, किसी ने मैनेजमेंट लिया, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया, किसी ने लॉ लिया, किसी ने फार्मेसी लिया, किसी ने एग्रीकल्चर लिया, किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया। वो सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने एक नई स्कीम निकाली इस साल। हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियां हमारे साथ जुड़े, जिसमें हम उनको जो 90-95% के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो आगे की फीस नहीं दे सकते, उनको हम ला के पढ़ाना, मेन स्ट्रीम में लाना, और फिर उनका अच्छा प्लेसमेंट कराना। बिल्कुल, इस काम पे हम लगेंगे। ये पहली विशेषता होगी। बिल्कुल। दूसरी विशेषता, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम, कि हर लेक्चरर के पास 30 बच्चे हैं, जिसको कि जो उनका गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर है, वो उनसे माँ बाप से भी डायरेक्ट टच में है, और जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उनसे भी टच में है। तो वो एक तरह का सेंटर पॉइंट हो गया उसके लिए। बच्चे को कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है,
कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको जाके मिलता है, वो उसका गार्जियन हो गया। बिल्कुल सर। तीसरा, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ क्या है कि 2 वे टीचिंग थ्योरी है। ओके। पहले टीचर पढ़ाता है, वो यूनिट जब कंप्लीट हो जाता है तो यूनिट के बाद बच्चा टीचर को और अपने कोलिग्स को पढ़ाता है। वो कैसे पढ़ाता है? उसमें क्या है, कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छा। कुछ बच्चे चार्ट बनाते हैं और सबको दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन सबके सामने होता है। और कुछ बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं। असाइनमेंट में भी 2 पार्ट के बनाते हैं, कुछ रिसर्च असाइनमेंट बनाते हैं उस टॉपिक पे और कुछ क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। बिल्कुल। और वो सारा मटेरियल सब बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक बार टीचर ने पढ़ाया, एक बार बच्चों ने पढ़ाया और वो यूनिट पूरी हुई। ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। चौथा, हमारा इंडस्ट्री इंटरफेस, यानी कि बच्चों को 2 बार बाहर जाना है। एक बार ट्रेनिंग करने जाना, वो किसी इंडस्ट्री में नहीं जाना, बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इंडस्ट्री की जो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है पूरे देश भर की, उनमें हमारा बच्चा जाके ट्रेनिंग करता है 1.5 महीने 2 महीने की, और एक मॉड्यूल करता है। और लास्ट सेमेस्टर में वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने जाता है। ये हमारी खासियत है। इसके अलावा वासुदेव कुटुंबकम है। यहाँ हर तरह की, हर कम्युनिटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बच्चे एक साथ रहते हैं। आप कभी शाम को 5 बजे यहाँ चले जाइए ग्राउंड में, आपको पूरा एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खेलता दिखेगा, एक तरफ पूरा विश्व खेलता दिखेगा। बिल्कुल सर, ये मैंने देखा था। तो पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान यहाँ खेलता मिलेगा आपको। मंदिर भी देखा था सर, मतलब काफी मंदिर है। नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को एक पूरा बेसमेंट दे रखा है उनको। अच्छा। वो वहाँ अपना हाथ वाथ धोते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। ऐसा ही हर संडे को हमने एक हॉल बना रखा है जिसमें वो क्रिश्चियन लोग अपना प्रेयर करते हैं। सबके लिए हमने सुविधा दे रखी है। सर ये तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब मैं खुद शॉक हो गया ये चीज सुन के कि मतलब इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पर करी हुई है। नॉट ओनली मंदिर, हमने मुसलमानों के लिए अपनी नमाज पढ़ने के लिए हर फ्राइडे को जो उनकी जुम्मे की नमाज होती है उसके लिए पूरा एक बेसमेंट दे रखा है। उसमें कारपेट वारपेट लगा के बिल्कुल साफ सुथरा आप जाके अपना नमाज पढ़ो। उसी तरीके से एक हॉल बना रखा है जिसमें रेड कारपेट है। हाँ। सारा कुछ कंप्लीट है। जो क्रिश्चियंस है वो अपनी प्रेयर करते हैं और सबका अपना होता है। यहाँ ईद का भी पूरा फंक्शन होता है, सबको मिठाई बांटी जाती है। दिवाली का भी फंक्शन होता है, दिवाली की मिठाई बांटी जाती है। होली का भी फंक्शन होता है, क्रिसमस का भी फंक्शन होता है। बिल्कुल सर, काफी अच्छी चीजें जानने को मिल रही है सर। और आपने NAC A का भी एक्रेडिटेशन ले लिया है। NAC A है हमारे पास 12B है, 2F है और सारे AICT के अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल की अप्रूवल है, बार काउंसिल की अप्रूवल है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की अप्रूवल है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की अप्रूवल है। और इसके अलावा हमारे पास जो क्रिसल रेटिंग होती है, ओके, वो भी हमने करा रखी है। हमारी 2A क्रिसल रेटिंग है। ओके। हाँ, जो NGO के लिए होते हैं। और जो 2A सबसे नंबर 1 मानी जाती है वो हमारी क्रिसल रेटिंग भी है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही है। और एज इस एज में आप जैसे एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठना, आपसे बात करने में एक बहुत एक मेरे को अच्छा फील होता है। और मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं जब आप बात करते हैं। मतलब कितनी अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं मेरे को सर। लाइक आप अब से फ्यूचर में क्या देखते हैं? क्योंकि अब AI आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0 एक बहुत ही ट्रेंडिंग पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसी बीच में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि जैसे मैं आर्ट गैलरी जब विजिट कर रहा था, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को, सर ने बताया कि बच्चे खुद ये सारी पेंटिंग बनाते हैं और ये सेल होने भी जाती है। और सेल होने के बाद सारा पैसा बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कैनवास भी यहाँ से देते हैं। सर ये मतलब खुद का पैसा कमाने वाली बात जो बच्चा पढ़ते हुए कर रहा है, सर ये कैसे किया आपने? मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेट सिस्टम मैनेज नहीं होता है एक्चुअली। ये बच्चों का देखिए, जो बच्चे अपनी आर्ट बनाते हैं, अपने जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये तो उन्हीं का हक है। हमने ये छूट दे रखी है कि भाई आप बनाओ, जो पैसा आप कमाओगे वो आपके अकाउंट पे जाएगा। अच्छा। आप यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो मुरब्बे बनाते हैं, अचार बनाते हैं, जेली बनाते हैं और उसकी सेल करते हैं। ऐसे ही ड्राइंग पेंटिंग वाले अपनी पेंटिंग की सेल करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अपने प्रोजेक्ट्स बना के अपनी सेल करते हैं। तो ये तो बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही तो डेवलप होगी। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए कुछ तो सपोर्ट उनको करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो हम लोग करते हैं।
और आपने जो सवाल किया कि भाई जो समय बदल रहा है, बिल्कुल सर। तो अभी देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना है। तो उसके हिसाब से हमें अपने सारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हम सिलेबस को उसी हिसाब से बना रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं इस बात को कि अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम होगा, तो इस पर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जो तैयार करेगा वो साथ चलेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। काफी अच्छा लगा सर से बात करके। और सर एक फाइनल एंडिंग आप अपने अनुभव, क्योंकि मैंने सुना है आपने काफी सारी बुक्स भी पब्लिश करी है, एक उसके ऊपर भी बताइए और थोड़ा सा बच्चों को एक एंडिंग मैसेज दीजिए, क्योंकि सर नॉर्मली बहुत यूथ इस पॉडकास्ट को देखेगा और वो नॉर्मली काफी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो आप अपनी पब्लिशिंग भी आप करते हैं, आप कवि भी हैं, आप लेखक हैं, वो भी आपका एंगल आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट करता है वो एंगल आपका। मेरी अब तक 17 किताबें आ चुकी हैं। बिल्कुल। और सारी किताबें वो बच्चों को ध्यान में रखे हुए लिखी हुई है। बिल्कुल। जैसे सफलता का रहस्य किताब है, वो आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल सर। अब उसका नया पब्लिकेशन आ गया सफलता के सोपान के नाम से। ओके। उसको वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है दिल्ली से। अच्छा। बहुत अच्छी किताब है वो। मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे को वो पढ़नी चाहिए। उसमें बच्चा विद्यार्थी कैसे सफल हो सकता है उसको सारा बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी मेरी किताब है वो है मेवाड़ मार्गदर्शक निर्देशिका। वो टीचर्स के लिए है। जो भी टीचर है वो अगर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ेगा तो वो शिक्षक से गुरु बन जाएगा। धीरे 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 वो गुरु की तरफ बन जाएगा। बिल्कुल। वो दूसरी किताब है। तीसरी एक भोर की रश्मियाँ किताब है जो मेरी कविता संग्रह है, जो सुबह उठकर मैंने जो मन में आता है वो लिखता हूँ। वो बहुत जीवन की यथार्थ को, जीवन के अनुभवों को बताती हुई वो एक किताब है भोर की रश्मियाँ। इसके अलावा मैंने एक गीता पर किताब लिखी। ओके। भगवत गीता को कई बार अध्ययन करके आज के ज़माने में गीता के जो उपदेश हैं, गीता के जो सिद्धांत हैं, वो हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, उस पर वो किताब है। वो बहुत अच्छी है। फिर इसके अलावा कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की है, गुरु गोविंद सिंह जी की है, छत्रपति शिवाजी की है, वो मैंने लिखी है। कुछ मैं अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो GST पे मैंने किताब लिखी है, तो वो है। ये सारी किताबें जो है एक विवेकानंद जी पे लिखी है, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। मैं सलाह दूंगा कि वो बच्चे उनको पढ़ें। बिल्कुल सर। और वो बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। एक बार पढ़ने बैठोगे तो खत्म करके उठोगे। 50 पेज की, 40 पेज की, 35 पेज की किताब है, तो एकदम पढ़ी जाती है और बहुत सरल भाषा में है। और ये मैं लिखता रहता हूँ। सुबह रोज जल्दी उठता हूँ। बिल्कुल सर। 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 1 घंटा मैं पढ़ता हूँ और आधा घंटा मैं लिखता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है। और सिर्फ इन नौजवान बच्चों को ध्यान में रखकर, अभी मेरे पास 14-15 हजार बच्चे हैं। मैं इन सबको अपने बच्चे मानता हूँ। और मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि इन बच्चों में आत्मविश्वास हो, ये आत्मनिर्भर हो, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, देशभक्त हो, समाज के प्रति संवेदनशील हो और अपनी विधा में जो भी एजुकेशन उन्होंने की है उसमें निपुण हो, कुशल हो। बिल्कुल। ये मेरा उद्देश्य है, ये मैं चाहता हूँ। और जो मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश में अभी 140 करोड़ की आबादी है और उसकी में 70 करोड़ युवा है। और ये 70 करोड़ युवा जो है, और ये जो परसेंटेज है, यानी कि हम 50% युवा है, इस नाते हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश है। और ये रेशो अगले 25 साल रहना है, 2050 तक रहना है। हम 2050 तक 50% युवा रहेंगे इस देश में, संख्या बढ़ती जाएगी। अभी हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे देश के इन युवाओं को ठीक से शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, उनको नौकरी के साथ जोड़ें या किसी धंधे के साथ जोड़ दें। बिल्कुल। और इनमें देशभक्ति का भाव भर दें, इनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता का भाव भर दें। ये हमारे सरकार की, हमारे समाज की और हमारे यहाँ सभी बड़े लोगों की, साधु संतों की, बड़े प्रोफेसर्स की
और भी जो समाज के बारे में, पत्रकारों की समाज के बारे में हित के सोचते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारित कर कर समाज में भेजें, देश में भेजें, विदेश में भेजें। बिल्कुल। आज पूरा विश्व हमको आशा की नजरों से देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, पूरे विश्व में भारत के प्रोफेशनल्स की जरूरत है। आज भारत के विश्व में हर बच्चे को जरूरत है, हर देश को भारत के बच्चों की जरूरत है। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारे ये जो युवा हैं इनको हम ठीक से ट्रैक पे ले आए तो इस देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने युवाओं को संभालना है। अगर हम अपने युवाओं को संभाल गए, इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर जो कौम है वो भारत के युवा है, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में है। पूरा विश्व बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कुछ कर गुजरो। ये छोटी मोटी चीजों में मत जाओ, कुछ बड़ा सोचो और सोच कर कुछ कर निकलो। भारत के 0.1% से भी कम युवा विश्व में गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ न्यूजीलैंड चले गए, कुछ मिडिल ईस्ट में चले गए, कुछ अफ्रीका में चले गए, अफ्रीकन कंट्रीज में चले गए। उन्होंने वहां तहलका मचा दिया। आज वो बहुत बड़े बड़े CEO बन गए। आज कई कंट्रीज की इकोनॉमी वो कंट्रोल करते हैं। इजराइल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी युवा आबादी जो सबसे जबरदस्त काम कर रही है वो भारत की कर रही है। बिल्कुल। जब 0.1% के लोग इतना कर सकते हैं तो अगर हमारे 10-20% लोग ही बाहर चले गए तो क्या होगा। तो इसको हमारा युवा समझे। बिल्कुल। और इस पर काम करना शुरू करे, फोकस्ड रहे। जो भी काम करो, कोई काम छोटा नहीं है, सब काम बहुत अच्छे हैं। जरूरत है उसमें कुशलता हासिल करने की, एक्सपर्ट बनने की, यूनिकनेस। जो भी काम करो इतना अच्छा करो कि लगे कि यार ये किसने किया। कोई काम खराब नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप बार्बर बन जाओ, आप टेलर बन जाओ, आप शू मेकर बन जाओ, आप मेंटेनेंस सुपरवाइजर बन जाओ, आप सफाई कर्मचारी बन जाओ, आप अच्छे इंजीनियर बन जाओ, आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, आप अच्छे आर्किटेक्ट बन जाओ। कुछ भी वो करो, जो भी करो बहुत अच्छे से करो। कुशलता अपने जीवन का अंग बनाओ, परफेक्शन अपने जीवन का अंग बनाओ। जिस दिन आप ये कर गए उस दिन आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखे, टॉप पर हमेशा जगह खाली रहती है। बिल्कुल सर। टॉप पर हमेशा जगह खाली रहती है। वो आपका इंतजार कर रही है कि आप आओ, वो आपको माला पहनाएगी, आपको मुकुट चढ़ाएगी। तो टॉप पर जाने वाले बनो। बिल्कुल सर। और घबराओ मत असफलताओं से। असफलताएं तो आपको सफलता दिलाने के लिए आती है। सफलताओं से निराश नहीं होना, सफलताओं से शिक्षा लेनी और आगे बढ़ना। और उन लोगों की तरफ ध्यान मत दो जो युद्ध के मैदान में उतरे ही नहीं। अरे वो क्या गिरेंगे जो पैदल रेंग रहे थे, गिरेंगे तो वो जो घुड़सवार थे। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वही तो गिरता है। जो नीचे ही रेंग रहा होता वो क्या करेगा। आगे बढ़ने वाले बनो। हम महाराणा प्रताप की संतान है, हम महाराणा सांगा की संतान है, हम महाराणा हमीर की संतान है, हम बप्पा रावल की संतान है, हम अमर सिंह राठौड़ की संतान है। हमारा तो हमारे पूर्वजों को देखो ना, हम बाल गंगाधर तिलक की संतान है, हम सुभाष चंद्र बोस की संतान है, हम भगत सिंह की संतान है। वो कितने महान आदमी थे। वो भी हमारे जैसे ऑर्डिनरी थे। भगत सिंह ने 22-23 साल में तो फांसी की सजा ले ली थी। तो क्या हम जब वो इतना कर सकते हैं तो हम इतना भी नहीं कर सकते। आज के समय में देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम देश के लिए जीना सीखें। जिस दिन हम देश के लिए जीना सीख जाएंगे उस दिन जब मरने की जरूरत आएगी तो मर भी जाएंगे, लेकिन हम देश के लिए जीना सीखें। अरे अपना घर और अपने बाल बच्चों को तो एक पशु पक्षी भी पालता है, कुत्ता भी पालता है, कुतिया भी पालती है, गाय भी पालती है।
आपको तो भगवान ने दिमाग दिया है। जब हम अपने आप पर ही सीमित रहोगे या अपने से कुछ आगे बढ़ोगे, मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है कि अपना नाम रोशन करो, अपनी स्थिति ऐसी मजबूत बनाओ कि जमाना भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। क्या बात है सर। ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, आपका मोहल्ला आप पर गर्व करे, थोड़ा आगे बढ़ो, आपका समाज आप पे गर्व करे, फिर आपका देश, आपका स्टेट आप पर गर्व करे, आपका देश आप पे गर्व करे। और अभी सुनीता विलियम को देखो, बिल्कुल तो हिंदुस्तान की थी, पूरा विश्व उस पर गर्व कर रहा है। हम क्या नहीं हो सकते। बिल्कुल। नौजवानों को कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करना ही हमारा काम है। इसी काम के लिए हम लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। सर की बातें सुनकर मैं खुद दंग रह गया और मैं खुद शॉक हो गया। काफ़ी इंस्पिरेशनल बात थी, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख है, आप सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा सर एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है। केवल एक पॉडकास्ट पूरा नहीं हो सकता सर की पूरी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। तो हम डिस्क्रिप्शन में सर के बारे में भी आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट स्पेशल रेडी करके देंगे, जिसमें आप सर के बारे में प्रॉपरली जानें। और सर की जितनी भी किताबें हैं उनके बारे में भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। आप जाइए, उनको ज़रूर पढ़िए, उनको समझिए, उसके भाव को समझिए, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उस सीख को समझिए और देश को एक विकसित भारत, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है, हमारे देश से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, एजुकेशन से जुड़िए। इसी बात से मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।